अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाजिर हुई हूँ रात के घटाटोप अंधेरे में वो भी घना जंगल में जन्म लेने वाली दिल को दहलाती खूनी कहानी, रूह की इल्तिजा। खिड़की के हल्के ग्रीन कलर के शीशों से छन के चांद की चांदनी कमरे में आ रही थी और कमरे में लगे बल्ब की रोशनी चांदनी को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। कमरे के ऐन वस्त में एक पलंग था और पलंग के ऊपर एक लकड़ी का टूटा हुआ मेज़ था और मेज़ पर पानी से भरा हुआ गिलास मौजूद था। कमरे के एक कोने में एक तगारी रखी हुई थी जिसमें कुछ कोयले दहक रहे थे और दहकते कोयलों की वजह से कमरे का माहौल काफ़ी गर्म था। ठक 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 शीशों पे दस्तक हुई, फाइल पे झुकी आवरेश एक झटके से उठी और दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे की कुंडी खोली पर बाहर कोई नहीं था। फ़ौरन ही इसके दिमाग में आया, कौन हो सकता है, इसने तो दरवाज़ा बंद कर दिया। वो वापस आके कुर्सी पे बैठ गई और दोबारा फाइल पे झुक गई। ठक 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 दस्तक की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी तो आवरेश चौंकी और उठकर दरवाजे की कुंडी खोली। ओ मिस्टर लुइस, मुझे पता नहीं था कि आप इस डिपार्टमेंट में होके भी शरारती होंगे। क्या मतलब? लुइस ने भवें सिकोड़ते हुए पूछा। मतलब ये कि एक फॉरेस्ट असिस्टेंट से मजाक करना और दरवाजे पे दस्तक देके तंग करते हुए भाग जाना जेब नहीं देता। खैर छोड़ें, ये देखें इस जंगल का नक्शा और ये है इन जानवरों की तफसील जो इस बला का निशाना बन के मर गए हैं। आवरेश ने फाइल मिस्टर लुइस के हाथ में दे दी। मैम साहिबा, आप जानती हैं कि ये केस एक मुअम्मा बन के रह गया। आपसे पहले जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर आए सब इस बला के हत्थे चढ़ गए। हम तो ये भी नहीं जानते कि वो है क्या। मिस्टर लुइस ने फाइल खोले बिना कहा। मिस्टर लुइस, हमारे पास एक मौका है और ख़ुद को साबित करने का। कम से कम सबको समझाना चाहिए, आवरेश ने कहा और फाइल खोली। तो आपको कोई सुराग मिला इस बला के बारे में? ऑफिसर आवरेश, आप जानती हैं ये केस आपने कितनी सिफारिश से हासिल किया। इस केस को कोई भी नहीं हैंडल करना चाहता। जब से अली, अबरार, फायका और अशफाक की डेथ हुई है तो ऊपर से ऑफिसरों के लिए ऑर्डर आया है कि ये केस अब किसी को ना दिया जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि अब किसी भी फॉरेस्ट अफसर की जान जाए। आई एम सॉरी सर, आवरेश ने फॉरेस्ट डायरेक्टर की बात काटी। सर, मुझे ये सब पता है और मैं जानती हूँ कि ये बहुत कठिन और मुश्किल है, बट डू यू नाउ कि एक आवाज़, एक बला जो मुझे इस केस की तरफ खींच रहा है, आवरेश ने खला में घुटते हुए कहा। ये बला, ये कशिश, ये आवाज़ आपकी मौत की ना हो। तमाम ऑफिसर कमरे से बाहर चले गए और आवरेश भी अपनी फ़ाइल उठा के गाड़ी में बैठ गई। ड्राइविंग करते हुए उसने गाड़ी का रुख गांव की तरफ कर दिया और फिर चंद मिनट में ही वो गांव पहुंच गई। इस जगह गाड़ी रोकी जहां कुछ लोग खड़े महवे गुफ्तगू थे। मैम साहिबा, सारे गांव वाले आवरेश की गाड़ी की तरफ आए और आवरेश को बगौर देखने लगे। गांव वालों, मेरी बात गौर से सुनो। मैं जो कुछ पूछूं इसका जवाब निहायत संजीदगी से देना, क्योंकि मैं आप सबकी भलाई चाहती हूँ। आवरेश ऊपर को उठी और गाड़ी के बोनट पे बैठ गई। क्या आप लोगों ने इस बला का चेहरा देखा है? हाँ मैम साहिबा, मैंने एक मर्तबा देखा था। वो बला बिल्कुल जानवर की तरह नज़र आती है, एक कमज़ोर सा बूढ़ा बोला। अरे नहीं मैम साहिबा, ये झूठ बोल रहा है। ये तो रात को शराब में धुत रहता है। भला इसे क्या पता? हुजूम के एक कोने से आवाज़ आई। अरे चुप कर, ये मुझे शराबी कह रहा है, हालांकि खुद अंधा है। कमज़ोर बूढ़े की आवाज़ में करंट आ गया। आवरेश बोनेट से नीचे उतरी और गाड़ी स्टार्ट करके आगे को बढ़ा दी। बैग में टॉर्च, पानी की बोतल रखी और छड़ी हाथ में पकड़े वो दरवाजे खोलकर आवरेश जंगल में एक तरफ को चल पड़ी। जंगल में दाखिल होते ही इसने टॉर्च ऑन की। घने कांटेदार झाड़ियों के दरमियान से गुजरती हुई वो आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक ज़ोरदार आवाज़ आई। वो इस आवाज़ की तरफ पलटी और फ़ौरन एक मोटे दरख्त की आड़ में छुप गई। काफ़ी वक्त गुजर गया लेकिन आवाज़ लगाने वाला कोई ज़ीरू नज़र नहीं आया। तो
तंग होके वो दरख्त की आड़ से बाहर आई। आवरेश आवरेश, और वो लरस के रह गई क्योंकि कोई भयानक आवाज़ में आवरेश को बुला रहा था। आवरेश पीछे मुड़ी तो इसके औसान ख़ता हो गए। फॉरेस्ट असिस्टेंट लुइस की लाश एक दरख्त से लटकी हुई थी। सर, मुझे ये यकीन हो गया है कि ये कोई जंगली जानवर नहीं है। वजह यह है कि अगर ये कोई जानवर है तो मुझे अपने नाम से कैसे आवाज़ दी, बल्कि ये कुछ और है। आवरेश ने उलझे हुए अल्फाजों में कहा। ओ कम ऑन ऑफिसर, ये सब बंद करें। शुक्र करें कि लुइस की मौत का ज़िम्मेदार आपको नहीं ठहराया गया, क्योंकि आप जानती हैं कि जब आप जंगल में गईं तो मिस्टर लुइस आपके पीछे गए, और एक असिस्टेंट का फ़र्ज़ है कि हर वक्त अपने बॉस यानी अपने अफसर के साथ रहे। जब इसकी मौत हुई तो जंगल में आपके अलावा कोई नहीं था। और ये कौन सी मखलूक का जिक्र कर रही हैं आप? क्या है ये? क्या कोई भूत? वैसे आप आजकल एक जदीद दुनिया की बहादुर ऑफिसर होकर ऐसी बातों पे यकीन करती हैं। इट ए रेड युक्स, ऑफिसर ने मिस आवरेश से बोला और कमरे से निकलता चला गया। कोई माने ना माने, मैं जानती हूँ मुझे इस केस की तह तक पहुँचना है। आवरेश ख्यालों में खो गई। टक 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 खिड़कियों के शीशों पे मुसलसल दस्तक हो रही थी। आवरेश ने कंबल से मुंह निकाला और झट से खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था। फिर इसने खिड़कियां बंद की। अचानक खिड़की पर फिर खट ठट ठट। इस बार आवरेश ने दरवाज़े खोलने का सोचा। फिर इसने गन निकाली और चुपके से दरवाज़ा खोला। दस्तक अभी भी हो रही थी। वो धीरे से चलती हुई आगे आई कि एकदम कोई साया नज़र आया। आवरेश साया का पीछे करने में नाकाम हो गई। वो इस वक्त थकन से चूर थी। खैर वापस अपने कमरे की तरफ आई तो कमरे की दहलीज पे एक लिफाफा पड़ा हुआ था। इसने जल्दी से कुंडी लगाई और लिफाफा खोला। आवरेश, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तुम जो कुछ कह रही थी बिल्कुल ठीक है। यह कोई जानवर या कोई इंसान नहीं, बल्कि कोई बदरू है। आवरेश, प्लीज़ कम टू माई ऑफिस। आई नीड योर हेल्प। फॉरेस्ट डायरेक्टर थॉमस। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ऑफिसर थॉमस के हाथ कोई बहुत बड़ा सबूत लगा है। अब इस कत्ल व गारत गरी का अंजाम बहुत करीब है। आवरेश खुद से बातें करती हुई यूनिफॉर्म बदलने लगी। फिर गाड़ी इसने स्टार्ट की और ऑफिसर थॉमस के दफ्तर की तरफ दौड़ाई कि अचानक इसका मोबाइल चीख पड़ा। तो आवरेश ने गाड़ी रोकी और पॉकेट से मोबाइल निकाला। हेलो, आवरेश बोल रही हूँ। दूसरी जानिब से आवाज़ आई। जी फरमाइए, आप कौन? आवरेश ने पूछा। जी, मैं अफसर थॉमस का नौकर बोल रहा हूँ। दरअसल ऑफिसर थॉमस और इनकी अहलिया लुइस की मौत हो गई है। क्या? आवरेश के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये कोई इंसान है जो अपने ख़िलाफ़ सबूत मिटा रहा है। आवरेश सोचों में डूबी चली गई कि फिर अचानक इसने गाड़ी स्टार्ट की और थॉमस के ऑफिस की तरफ दौड़ी। ऑफिस के करीब पहुंच के भागती हुई अंदर दाखिल हुई। यार, तू पुरसुकून हो जा। चल ये बता कि ऐसा क्या देख लिया? सुम्बुल ने आवरेश को पानी पिलाया। सुम्बुल तो सोच भी नहीं सकती थी। हाँ आवरेश, मैं सच बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि तूने ही बताया ही नहीं। यार, तू मुझे सड़क के किनारे गाड़ी में बेहोश मिली थी। मैं तो तुझे अपने घर ले आई। अब तू बता। सुम्बुल ने कहा। पता है, इस रात मुझे एक ख़त मिला जिसमें मिस्टर थॉमस मुझे हेल्प के लिए बुला रहे थे, और ये भी लिखा था कि इस जंगल में कोई बदरू है जो सबको मार रही है। जब मैं उनके ऑफिस जाने के लिए निकली तो रास्ते में ख़बर आई कि वो और उनकी बीवी मर चुके हैं। मैं भागकर उनके ऑफिस गई ताकि वो सबूत हासिल कर सकूं जिसकी खातिर ऑफिसर थॉमस बुला रहे थे। मुझे सबूत तो ना मिला, पर क्या? आवरेश, सुम्बुल ने पूछा। पर वहाँ एक 100 का नोट मिला जिस पे उन्होंने अपने दस्तखत किए हुए थे। तो फिर? सुम्बुल ने आवरेश की आंखों में बगौर देखा। जो लेटर मुझे मेरे कमरे में मिला था वो मिस्टर थॉमस की लिखाई में नहीं था। वो लेटर किसी और ने लिखा था जिस पर मिस्टर थॉमस के नकली दस्तखत थे। मतलब ये कोई और है जो मेरी मदद चाहता है। लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि मिस्टर थॉमस का कत्ल किसने और क्यों किया। आवरेज गंभीर लहजे में बोली।
आवरिश, मुझे लगता है कि ये कत्ल इसी ने किया है जिसने लुइस को कत्ल किया। तुम ठीक कह रही हो सुम्बुल, अब ये केस और ज़्यादा पेचीदा हो गया है, पर मुझे एक बात का यकीन है कि कातिल और जंगल वाली बला इन दोनों का कुछ ना कुछ आपस में ज़रूर कनेक्शन है। खैर, अब मैं गांव वापस जाना चाहती हूँ ताकि जल्द सुराग लगाऊं। आवरेश ने कंबल ओढ़ते हुए कहा और थोड़ी देर में वो ही नींद की वादियों में चली गए। टन 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 सुबह हो गई थी। आवरेश, उठो यार, तुम्हारा फ़ोन बज रहा है। सुम्बुल ने आवरेश को जगाया। हेलो हेलो, लगता है बंद हो गया। आवरेश ने फ़ोन साइड पे रख दिया। हाँ, तो जब आधा घंटे तक बजेगा तो बंद ही तो होगा। खैर उठ जाओ, मैं नाश्ता बनाने जा रही हूँ, सुम्बुल बोली। सुम्बुल नाश्ता बनाने किचन में चली गई और आवरेश कंबल मुंह पर डाल के दोबारा सो गई। ये क्या, फिर सो गई? अरे भाई उठो और ड्यूटी पे जाओ, हरी अप, सुम्बुल बोली। यार उठ जाती हूँ बस। आवरेश ने कंबल मुंह से हटाया तो देखा सुम्बुल सामने किचन में थी। सुम्बुल, क्या तुम अभी रूम में आई थी मुझे जगाने? आवरेश ने आवाज़ दी। नहीं तो, सुम्बुल ने आवाज़ लगाई। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, इसका मतलब है कि कोई मुझे बुला रहा है, मुझे जाना चाहिए। आवरेश ने खाना खाया और खाने से फारिग होकर फ़ाइल निकाल के फिर मोबाइल की आवाज़ सुनाई दी तो आवरेश ने निहायत सुकून से मोबाइल उठाया और स्पीकर ऑन किया। देखो, मैं जानती हूँ तुम वही हो जिसने सारे कत्ल किए हैं। तुम इंसान हो, हैवान हो या कोई बदरू, मैं तुम्हारी मदद के लिए तैयार हूँ। तुम क्या चाहती हो? जंगल से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बताओ मुझे, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी। आवरेश मोबाइल में बोल रही थी। हैरत की बात थी कि कॉल के मिनट्स चल रही थी, मतलब कोई था जो आवरेश की आवाज़ को सुन रहा था। बताओ मुझे, आवरेश ने बोलते हुए कोने में छुपी सुम्बुल को इशारा किया तो सुम्बुल ने पास रखी टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन कर दिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम। टेप का बटन जैसे ही खुला तो तिलावत कलाम पाक शुरू हो गई। ऐन इसी वक्त कॉल बंद हो गई। सुम्बुल और आवरेश हक्की बक्की होकर एक दूसरे को देखने लगी। इसका मतलब है कि ये कोई बदरू है। सुम्बुल और आवरेश एक ज़बान होके बोली। मुझे तो पहले ही शक था। एक बात क्लियर है कि ये अनदेखी हस्ती हमारी मदद चाहती है, आवरेश बोली। अगर ये कोई इंसान या जानवर होता तो इसे तिलावत से कोई फ़र्क ना पड़ता। सुम्बुल, अब हमें और ज़्यादा एहतियात करनी है। मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों कल जंगल रात में जाएंगे और इस बला को बुलाएंगे ताकि हम इसके बारे में पूरी तफसील जान सकें। क्या ख्याल है इसके बारे में तुम्हारा? आवरेश ने मुस्कुराते हुए सुम्बुल की तरफ देखा। दिमाग ख़राब है तुम्हारा? पागल हो गई हो? ये काम किसी आमिल या मौलवी का है जिसे तुम सर अंजाम देने की कोशिश कर रही हो। और हाँ, मैं अब अपने घर वापस जा रही हूँ और तुम जो खेल खेल रही हो वो जानलेवा साबित हो सकता है। भला एक कमज़ोर लड़की किसी बदरू का मुकाबला कैसे कर सकती है? सुम्बुल बेड से उतरते हुए बोली। अच्छा ठीक है, हम पहले किसी अल्लाह वाले के पास चलेंगे। आवरेश ने सुम्बुल का कंधा थपथपाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में वो दोनों गांव में मौजूद पेश इमाम के पास पहुंच गई। आवरेश ने सलाम दुआ के बाद सारा मुद्दा पेश इमाम साहब से बयान कर दिया। आवरेश की बात सुन के पेश इमाम साहब बोले, बेटी आराम से बैठो, मैं जानता हूँ तुम दोनों क्या कहने आई हो। पेश इमाम साहब की बात सुनकर आवरेश चंबे में पड़ गई। बोली, इमाम साहब, आपको कैसे मालूम कि हम दोनों किस मकसद से आए हैं? बेटी, इन बातों को छोड़ो और कोशिश करो कि जल्द से जल्द वो बदरू अजियत से निकल जाए। वो हम सब की मदद की तलबगार है। पेश इमाम साहब ने आवरेश और सुम्बुल की तरफ देखते हुए कहा। तो इमाम साहब, आप इसकी मदद कर सकते हैं, फिर आपने क्यों ना की? सुम्बुल भी शशो पंच में मुब्तला थी। सुम्बुल, बेटी, मेरी पहुंच वहां तक नहीं है जहां आवरेश बेटी की है। इमाम साहब मुस्कुराते हुए बोले, मतलब? आवरेश ने पूछा। तुम कल रात में 12 बजे जंगल में बैठ जाना और बाआवाज़ बुलंद मैं तुम इंसाफ कहना, मुतवातिर इस लफ्ज़ की तकरार करना, तो वो भटकी हुई रूह हाजिर होकर तुम्हें खुद बताएगी कि तुम्हें क्या करना है। और इमाम साहब खामोश हो गए। इमाम साहब की बातें सुन के सुम्बुल और आवरेश वहाँ से चली आईं।
दिल को लर्जा देने वाली भयानक तारीखी हर सू फैली हुई थी और पूरे जंगल पर हौल पुरस्रार सन्नाटा दिल को दहलाए जा रहा था। आसमान से बातें करते देव हैकल दरख्त बहुत ही डरावने लग रहे थे। जंगल में मुकीम तमाम जानवर अपनी अपनी जाय पनाह में दुबके पड़े थे। खामोशी ने पूरे जंगल को अपने शिकंजे में जकड़ा हुआ था। ऐसा लगता था कि पूरे जंगल में एक भी परिंदा नहीं, क्योंकि किसी परिंदे तक की भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पूरे जंगल में वहशत का राज था। जंगल के वस्त में एक कुआं था जो कि गहरी तारीकी में डूबा हुआ था। कुएं के करीब ही एक बहुत मोटा देव हैकल दरख्त भी था। कुएं के करीब झाड़ियों से पाक जगह थी। आवरेश ने इस जगह पे अपने कंधे से अपना बैग उतारा और सुम्बुल को पकड़ाया तो सुम्बुल बैग लेकर कुछ फासले पे खड़ी गाड़ी में आकर बैठ गई, जबकि आवरेश कुएं के पास साफ जगह पे खड़ी हो गई। इंसाफ इंसाफ इंसाफ, आवरेश ने बुलंद आवाज़ ज़ोर से बोलने लगी। इसके बाद फिर बोली, देखो मैं आ गई हूँ, आओ इंसाफ के लिए, इंसाफ इंसाफ। आवरेश ने चारों तरफ देखा। तकरीबन आधे घंटा गुजर गया पर कुछ नहीं हुआ। फिर भी वो इंसाफ इंसाफ की आवाज़ें लगाती रही। आवरेश, मुझे लगता है चलना चाहिए, सुम्बुल गाड़ी में बैठी हुई बुलंद आवाज़ से बोली, ताकि आवरेश सुन ले। हाँ चलते हैं। आवरेश पीछे मुड़ी। अचानक बादल ज़ोर से गरजे और तमाम देव हैकल दरख्त ऐसे हिले जैसे कि ज़लज़ले में एक छोटा सा दरख्त हिलता है। सुम्बुल, मुझे लगता है वो बला आ गई है, तुम गाड़ी स्टार्ट करो, जैसे ही कोई ख़तरा महसूस होगा मैं गाड़ी में आ जाऊंगी, आवरेश ने ज़ोर से चिल्ला के कहा। अचानक कुएं के करीब मौजूद देव हैकल दरख्त की शाखें बहुत ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी। फिर कुएं में से नीली रोशनी उभरी और एक इंसान नुमा साया नज़र आया। गौर से देखने में पता चला वो किसी औरत का साया था। वो साफ नज़र नहीं आ रही थी। इसकी कर्क आवाज़ सुनाई दी। मेरा नाम दुआ था, मैं एक फॉरेस्ट ऑफिसर के असिस्टेंट थी। इस फॉरेस्ट ऑफिसर का नाम थामिस था। डरो नहीं, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं कहूँगी, मैं तुम दोनों से मदद चाहती हूँ। वो बात करते हुए जैसे लहरा रही थी। कैसी मदद? ऑफिसर थामिस और इसकी वाइफ का कत्ल तुमने किया है? क्यों किया? और मज़ीद हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अफसरों को तुमने मारा है? बताओ मुझे, आवरेश ने डरते डरते पूछा। रूह की आवाज़ सुनाई दी। 2023 में मेरा ट्रांसफ़र यहाँ हुआ। यहाँ मिस्टर थामिस की ड्यूटी थी। जब मैं यहाँ आई तो मिस्टर थामिस ने मेरे साथ बहुत सख्ती बरती। वो चाहते थे कि मैं वापस चली जाऊँ। मैं भी डटी रही। आखिर मिस्टर थामिस हार गया। कुछ अरसे बाद मुझे पता चला कि जंगल से कीमती जानवर कम होते जा रहे हैं। इसके अलावा कीमती लकड़ी भी। मैंने इसकी खबर थामिस को दी। थामिस ने मेरी बातों को सीरियस नहीं लिया। एक रात मैं थामिस के साथ जंगल का दौरा कर रही थी कि थामिस के पास किसी का फ़ोन आया। मैंने थामिस के करीब थी। फिर इसने कहा, तुम साथ दूसरे साइड पे गश्त करो। मुझे थामिस पे पहले ही शक हो गया था। थामिस को किसी को फ़ोन पे कह रहा था, तमाम जानवरों की डिलीवरी कर दी है, अगले हफ्ते तक तुम्हारे पास साहिल पे पहुंच जाएंगे। थामिस ने मुझे देख लिया कि मैं इसकी सारी भेद जान चुकी हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी जान बचाती, थामिस ने अपनी गन निकाली और मेरे सीने पर रखकर गोली चला दी। इसके बाद इसने मेरी लाश को कुएं के सामने बड़े दरख्त के पास गड्ढा खोदकर इसमें गड्ढे में दफन कर दिया। इसके बाद यहाँ जितने भी ऑफिसर आए, मैंने सबको अपनी आमद के लिए इशारे दिए, बल्कि बताया भी, अपनी कहानी सबको सुनाई। और जब थामिस के पास जाके हकीकत बयान करते तो थामिस ने सबको कत्ल कर देता। मैं बेबस होके रह गई और फिर थक हार के मैं गांव के पेश इमाम के साथ पहुंची तो उन्होंने मेरी मदद की। तो मैं थामिस के घर पहुंची। दोनों मियाँ बीवी को मार दिया। पर मेरा यकीन करो, मैं जालिम नहीं बल्कि नेक रूह हूँ। मैंने अपना इंतकाम खुद लिया है। अब तुम मेरी सिर्फ इतनी मदद करो कि मेरी लाश को इस जगह से निकाल के इस्लामी तरीके से दफना दो। रूह की आवाज़ आप दीदा थी। वो तो हम कर देंगे, लेकिन ये तो बताओ, अगर तुम नेक रूह हो तो इस दिन तिलावत पाक से डर क्यों गई? आवरेश ने रूह से पूछा। क्या तुम्हें पता है, मैं पहले नेक थी, मैंने कभी किसी इंसान का खून नहीं किया था। पर थामिस की मौत के बाद मैं बदरू बन गई, क्योंकि मैंने इंसान का खून पिया। सूरज निकलने वाला है, तुमसे इल्तिजा है कि ज़रूर मेरी मदद करना। मैं जा रही हूँ।
साया दोबारा वहाँ से गायब हो गया। दूसरे दिन सुबह हुई थी। आवरेश ने इस जगह की खुदाई करवाने का इंतज़ाम किया जिस जगह इस रूह ने निशानदही की थी। 3 मज़दूरों ने इस जगह की खुदाई की। मैम साहब यहाँ कुछ है। एक मज़दूर ने पीछे खड़ी आवरेश को देख के कहा। आवरेश आगे बढ़ी। ज़मीन में कुछ हड्डियाँ थीं। आवरेश ने मज़दूरों से कहा तमाम हड्डियाँ एक जगह जमा कर ली। गाँव के कुछ बुज़ुर्गों ने भी मज़दूरों का हाथ बटाया। इसके बाद तमाम हड्डियों को इस्लामी तरीके से नमाज जनाजा के बाद दफन किया गया। गांव के मस्जिद के पेश इमाम साहब भी पेश थे। आवरेश ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रात के तकरीबन 12 बजे आवरेश के कमरे में दुआ की रूह नमूदार हुई। वो अब भी एक बहुत ही खूबसूरत लड़की के रूप में थी। इसे देखकर आवरेश बोली, दुआ तुम अपनी जान दे के तमाम फॉरेस्ट अफसर को तो नहीं बल्कि दूसरों को भी एहसास दिलाया है कि हमें अपने मुल्क से कभी गद्दारी नहीं करनी चाहिए। ये सुन के दुआ की रूह बोली, आवरेश तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने मेरी भटकी हुई रूह को अजियत से बचाया। अब मैं चलती हूँ, मेरे जाने का वक्त हो गया है, तुम अपना ख्याल रखना। इसके होंठों पे मुस्कुराहट रक्सा थी। इसके बाद वो गायब हो गई। अब शायद वो पुरसुकून थी। इसके गुलाबी चेहरे पे पुरनूर था। गुलाबी पंखड़ी जैसे होंठ मुस्कुरा रहे थे। सुबह हो गई। सुंबुल ने नाश्ता तैयार किया और नाश्ता करने के बाद आवरेश अपनी गाड़ी में बैठी। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद थामिस के दफ्तर की तरफ चल पड़ी। दफ्तर पहुंचने के बाद आवरेश ने चौकीदार को अपने फॉरेस्ट कार्ड और दफ्तर के अंदर दाखिल हुई। थामिस के तमाम कागजात टटोले। अचानक इसकी नज़र एक अलमारी पे पड़ी। इस अलमारी पे ताला पड़ा था। इसकी चाबियां दराज में थी। इसने अलमारी का ताला खोला। अलमारी के अंदर एक बड़ी डायरी पड़ी थी। आवरेश ने डायरी खोली, पढ़ना शुरू किया। अलमारी में मज़ीद कुछ पेपर भी थे। आवरेश ने डायरी और पेपर अपने पर्स में डाले और फिर अलमारी को ताला लगाया। गाड़ी में बैठते ही आवरेश ने नए फॉरेस्ट डायरेक्टर फरहान की तरफ गाड़ी दौड़ाई। थोड़ी देर में वो फरहान के बंगले के सामने खड़ी थी। आवरेश, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन थामिस को सज़ा तो पहले ही मिल चुकी थी। फिर उनका कोई वारिस भी नहीं है। उन्होंने कोई वसीयत भी नहीं की। इस तरह इनकी प्रॉपर्टी सीधा हुकूमत के खाते में जाएगी। ऑफिसर फरहान ने कहा, सर थामिस ने एक मासूम लड़की की जान ली जो कि इस डायरी में साफ साफ लिखा है। वो एक एनिमल स्मगलर थे। इसके अलावा अपने गुनाहों पे शर्मिंदा भी नहीं थे। सर, हमें इनकी प्रॉपर्टी दुआ की फैमिली के नाम कर देना चाहिए। इनकी फैमिली गुर्बत में अपना वक्त गुजार रही है जबकि इस घराने में वाहिद दुआ कमाने वाली थी। सर, हमारे इस फैसले से थामिस और दुआ दोनों की रूहों को सुकून मिलेगा। आवरेश बोली, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूँ, लेकिन इस बात को राज में रखना होगा। फरहान ने मायने ख़ेज़ नज़रों से आवरेश की तरफ देखते हुए कहा, आप बेफिक्र रहें, मैं अच्छे काम के लिए अगर झूठ बोल लिया जाए तो शायद हमारे हक़ में बेहतर होगा, यानी गुनाह नहीं। इसके बाद दोनों मुस्कुराने लगे और फिर आवरेश फरहान से मुसाफा करने के बाद अपनी गाड़ी में बैठी। गाड़ी को स्टार्ट किया और गाड़ी का रुख अपने घर की तरफ कर दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलबगार।